है इस पाठ का नाम है सूक्तिस्तवकः। ये पाठ है आपकी बुक में, सूक्तिस्तवकः पाठ है। और ये जो पाठ है आपकी बुक के 46 नंबर पेज पे होगा, ठीक है। और इसका नाम है सूक्तिस्तवकः, सूक्तिस्तवकः, ऐसे ही है। तो ये सूक्तिस्तवकः जो है ये इस तरह से बनता है, सूक्ति ही प्लस बकः, ठीक है। और यहाँ बका का मतलब है बगुला नहीं है, यहाँ बका का मतलब है वचन। वचन मतलब बोली गई चीज़ें। तो जो सुंदर बोली गई चीज़ें हैं उन्हें कहते हैं सूक्तिस्तवकः। तो ये जो पाठ है बहुत ही अच्छा पाठ है। ये पाठ क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं, इस पाठ को जब पढ़ते हैं तो उनके लिए एक नया पाठ होता है। जैसे आप लोग हिंदी इंग्लिश में पोइम कविताएं पढ़ते हैं, वैसे ही ये संस्कृत की कविताओं जैसा होता है। लेकिन इनको बस कविता नहीं कहते, इनको कहते हैं श्लोक। तो यहाँ रहेंगे आपके पास श्लोक, जो कि आप क्लास 6 वाले बच्चे जो हैं उनके लिए एक नई चीज़ होगी। तो ये श्लोक हैं, श्लोकों को गा करके ही बोलते हैं, तो आपको इन श्लोकों को गा करके ही बोलना है। तो यहाँ आपको मैं इसका अनुवाद बताऊंगा। अनुवाद जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं इंग्लिश में जिसको आप लोग, और वो होता है किसी शब्द का अर्थ, उसको ही कहते हैं अनुवाद। तो चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप पढ़िए इसको, एक एक श्लोक को पढ़िए। पहला श्लोक जो है वो है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब आपकी बुक पे जो कार्याणि है इसका स्पेलिंग कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ अलग तरीके से लिखा है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। आपकी बुक पे ना सही है, ठीक है। कार्याणि ऐसे पढ़ता है, ठीक है। कार्याणि मतलब होते हैं बहुत सारे कार्य, बहुत सारे काम, लॉट ऑफ वर्क्स, ठीक है। तो कार्याणि लिखा होगा, उसको आप सुधार लेना, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस तरह से ये हमारा पूरा श्लोक हो गया। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि श्लोक में एक लाइन में यहाँ एक पूर्ण विराम है, दूसरी लाइन में यहाँ 2 पूर्ण विराम हैं, इस तरह भी पूर्ण विराम देके यहाँ एक गिनती लिख दी, मतलब ये एक श्लोक है। 2 लाइनों का एक श्लोक होता है, तो ये एक श्लोक है। जैसे हिंदी में दोहे होते हैं, वैसे ही संस्कृत में श्लोक भी होते हैं। हिंदी में कविताएं होती हैं, कविताएं उनके सामने 1-2 तो नहीं लिखा रहता, लेकिन श्लोकों के सामने 1-2 लिखा हुआ आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। अर्थ जानने से पहले इसको बोलना कैसे है वो देख लो। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो ये एक श्लोक हो गया। अब ये श्लोक लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है उसका अन्वय। अन्वय जो है वो देखेंगे आप लोग, वैसे ही शब्द दिखेंगे आपको, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न, लेकिन श्लोक की तरह नहीं लिखा होता। तो श्लोक में जो है राइम्स बनाने के लिए, मतलब गाने के लिए कुछ इस तरह से इधर उधर शब्द करके लिख दिए जाते हैं ताकि उनको गाते समय आनंद आए। लेकिन जो अन्वय होता है वो जो है श्लोक को उस तरह से लिखा जाता है ताकि उनका अर्थ समझ में आ जाए। तो यहाँ जो अन्वय लिखा हुआ है ये अर्थ समझ आने के लिए है। तो कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न, यहाँ तक एक लाइन हो गई। फिर सुप्तस्य सिंहस्य मुखे ही मृगाः न प्रविशन्ति, तो इसका हिंदी में अनुवाद देख लो, यही जो अन्वय है इसी का हिंदी में अनुवाद।
कि कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं। सिद्ध मतलब पूरे होते हैं, इच्छाओं से नहीं। आप सोचते रहेंगे तो काम नहीं होंगे, मतलब इच्छा सोचते रहेंगे वो काम नहीं होगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते। कोई शेर है उसके मुंह में जानवर जो है खुद जाके नहीं घुसते ना, उसे श्रम करके स्वयं अपना शिकार ढूंढना पड़ता है और खाना पड़ता है। शेर जंगल का राजा अगर वो ये बात सोचे कि उसे सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी, उसको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब जानवर आएंगे उसके मुंह में घुसते जाएंगे। जंगल का राजा होकर के भी वो मेहनत करता है, शिकार ढूंढने के लिए चाहता है। तो फिर हम तो एक आम इंसान होते हैं, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए, ये श्लोक कहता है। तो इंग्लिश में भी देखो लिखा है, द वर्क्स आर accomplished by doing hard work and not by desires. Only just as the animals or deers do not enter into the mouth of a sleeping lion, so a lion has to make effort for his food. देखिए, आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों अर्थ मैंने आपको बता दिए। अब चलिए, आपको समझ आ ही गया होगा, तो इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताइए। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, काम किससे होते हैं? किससे होते हैं काम? बताइए बताइए। उद्यमेन। किससे होते हैं? उद्यमेन। आप ये देखो लिखा है, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। तो ये पूछा कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, तो आपने लिखना है उद्यमेन, क्योंकि ये वन वर्ड आंसर है, तो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे के ना प्रविशन्ति। सुप्त मतलब सोए हुए शेर के मुख में कौन नहीं प्रवेश करते हैं? बताओ। चिड़िया नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे ही मृगाः ना प्रविशन्ति। मृगा बोलते हैं हिरण को। हिरण, अच्छा। बहुत सारे हिरण होते हैं ना, उनको बोलते हैं हिरण। तो मृगाः ना प्रविशन्ति, हिरण नहीं प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से हो गया ये हमारा एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत ऐसे पैसेज आ जाते हैं हमें एग्ज़ाम में, तो ऐसे पैसेज उसकी प्रैक्टिस करनी होती है अगर में। देखिए, अब दूसरा पूर्ण वाक्य न उत्तरत है, इसमें आपको फुल सेंटेंस के उत्तर देने। लिखा मृगाः कुत्र न प्रविशन्ति। हिरण कहाँ नहीं प्रवेश करते हैं? मुंह पे, शेर के। हाँ, देखो उत्तर यहाँ आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, यहाँ लिखा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं प्रवेश करते हैं। तो आप खुद भी थोड़ा थोड़ा सोच के जवाब देने की कोशिश करो। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखा है यह तीसरा क्वेश्चन है, सुप्तस्य सिंहस्य अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। सोया हुआ शेर, सोया हुआ शेर, ये पूरा शब्द है सोया हुआ शेर, इसी को कहते हैं सुप्तस्य सिंहस्य। इन दोनों शब्दों में बताओ विशेषण कौन सा है? विशेषण शब्द कौन सा है? अत्र मतलब यहाँ, विशेषण इन दोनों में विशेषण कौन सा शब्द है? सोया हुआ विशेषण होता है या शेर विशेषण होता है? सोया हुआ। शाबाश। शेर क्या होता है? शेर तो संज्ञा होता है, तो विशेषण क्या हुआ? सोया हुआ। सोया हुआ मतलब सुप्तस्य, यहाँ पर क्या है? विशेषण है। तो ठीक है। आलस्येन लिखा, आलस्येन इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। आलस्य के द्वारा, ये एक शब्द है, इस पदस्य, इस पद का विलोम पद क्या है यहाँ पर जो प्रयोग किया गया? आलस्य को क्या कहा गया? आलस्य के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? इस पूरे श्लोक में आलस्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? तो सुप्तस्य प्रयोग किया गया होगा। आलस्येन इति पदस्य विलोम पदम। आलस्य का विलोम पद क्या है? विलोम होता है उल्टा। जैसे दुख होता है तो दुख का उल्टा क्या होता है? सुख। जैसे दुख होता है ना, दुख का उल्टा क्या होता है? सुख।
तो वैसे ही आलस्य का विलोम क्या होगा? क्या कहते हैं? आलस्य मेहनती। मेहनत। मेहनत। तो आलस्येन का होगा उद्यमेन। उद्यमेन। क्या होगा? उद्यमेन। तो ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं थी जो आपसे मैंने पूछ ली हो, तो इसलिए आलस्य ना ही इसका जो था वो विलोम था। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और भी। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है घर में रह के, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी, तभी आप अच्छे नंबर लोगे संस्कृत में। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है पुस्तके पठिता पाठः, पुस्तके पठिता पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात पुस्तक में पठिता पढ़ा गया, पाठः पाठ, जीवने नैव साधितः। अर्थ बताऊंगा मैं, पहले तो आपको एक एक शब्द पढ़ना है श्लोकों का, फिर उसको गा के बोलना। अब इसको गा के बोलते हैं, गा के वैसे ही बोलना है जैसे ऊपर वाले श्लोक में मैंने आपको गा के सुनाया। कैसे? पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अब इसी श्लोक को यहाँ अन्वय में लिखा हुआ है, पुस्तके पठिता पाठः यदि जीवने न एव साधितः, या पाठः जीवने सार्थका न, तेन पाठेन किं भवेत्। और इस तरह से यहाँ इसका हिंदी में अनुवाद देख लो। अर्थात पुस्तक में पढ़े गए पाठ को, पुस्तके पठिता पाठा मतलब पुस्तक में पढ़े गए पाठ को अगर जीवन में नहीं साधा गया, यदि जीवने न एव साधितः, व्यवहार में लाया गया, अर्थात जीवन में या व्यवहार में नहीं लाया गया, तो किं भवेत् तेन पाठेन, अर्थात या पाठा जीवने सार्थका न, तेन पाठेन किं भवेत्, ऐसे पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ही ना हो पाए। अब बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हो, ऐसी बुक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा जिनका आपकी लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं होता, तो ऐसी बुक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो वही पढ़ो जिसका आपकी लाइफ में कोई फ़ायदा हो। इस श्लोक का ये अर्थ है, ये श्लोक ये कहना चाहता है। देखिए सूक्तिस्तवका इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सुंदर सुंदर बातें हैं। अब आप इसकी इंग्लिश भी देख लो, लिखा है इफ़ अ चैप्टर लर्न फ्रॉम अ बुक इज़ नॉट प्रैक्टाइज्ड इन द लाइफ, then what is the use of a chapter which has no meaning, relevance in the life। तो ये इंग्लिश भी पता लग गई आपको, ठीक है। तो पुस्तक में जो पढ़ना है वो वही पढ़ना है जो आपको अपनी ज़िंदगी में काम आए। तो वन वर्ड क्वेश्चन है, देखो आप बताओ इनके आंसर। पाठः कुत्र पठितः भवति, पाठ कहाँ से पढ़ते हैं हम लोग? बुक से। बुक से, तो बुक से को बोलेंगे पुस्तके, पुस्तके। पाठः कुत्र साधितः भवति, पाठ कहाँ पर साधा जाता है? जीवने। जीवने। कहाँ? जीवने। पाठ को अपने जीवन में अप्लाई किया जाता है। अच्छा। अब पूर्ण वाक्य न उत्तरत, का पाठः सार्थका न भवति, कौन सा पाठ मीनिंगफुल नहीं होता है? कौन सा पाठ मीनिंगफुल नहीं होता है? कौन सा पाठ सार्थक नहीं होता है, जिसका कोई ऐसा अर्थ ही नहीं होता है? ऐसा कौन सा पाठ होता है? जीवने योना, जीवने योना का पाठा सार्थका न भवति, जीवने योना सार्थकः। ठीक है, ये लिखा है देखो, जीवने योन सार्थकः लिखा है ना, जीवने योन सार्थकः। या पाठा जीवने सार्थका न, तेन पाठेन किं भवेत्। या आप जीवने नैव साधिता, ये लिखिए उत्तर, जीवने नैव साधिता, जो जीवन में साधा नहीं जाता, ऐसे पाठ का क्या लाभ। उसके बाद है कुछ व्याकरण। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया ना प्लस एव इति अनयोः संधि परिणामा का, ना और जब एव ये मिलते हैं तो क्या बनता है, ये पूछा है। ना जब ना और एव मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ना में अ है, ना में क्या है? अ, और इस तरफ ए है। जब भी आ और ए मिलते हैं तो ऐ बन जाता है, तो नैव बन जाएगा इसका।
नहीं क्या बन जाएगा? नहीं नैव। नहीं नैव क्या बन जाएगा? नैव। नैव। नैव बन जाएगा, ऐसे लिखते हैं नैव, ठीक है, नैव। तो इस तरह से ये नैव है। और उसके बाद यहाँ लिखा निरर्थका इति पदस्य विलोम पदम अत्र किम। निरर्थक का विलोम शब्द क्या होता है? जो इस पोइम में था, इस श्लोक में था, सार्थकः। निरर्थकः सार्थकः, समझ आया? तो ये इसका विलोम था, निरर्थकः का विलोम सार्थकः। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नीचे, देखते हैं। ये देखिए उत्तर भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, उत्तर भी आप देख लीजिए। आपको आ ही जाता है तो उत्तर देखने की क्या ज़रूरत है, उत्तर तो नकल होती है। चलिए अब देखते हैं इस वाले श्लोक को। ये श्लोक भी बहुत सुंदर है, देखिए पढ़ते हैं इसको। लिखा है प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इसको हम बोलेंगे जैसे श्लोकों को बोलते हैं, श्लोकों को जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलना है इसको भी। चलिए बोलते हैं इसको। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ये श्लोक बोलने का तरीका है, इसको ऐसे ही बोलना हमेशा। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अब इसका अन्वय यहाँ लिखा हुआ है, सर्वे मानवाः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यम यतो हि वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वचन ही कहना चाहिए। भला बोलने में कैसी गरीबी? क्या बोलने में कोई गरीबी होनी चाहिए? नहीं। बोलने में तो इंसान अमीर होना चाहिए ना, अमीर, दरिद्र नहीं होना चाहिए, अमीर होना चाहिए बोलने में। तो गरीब का विलोम होता है अमीर। अमीर, हाँ, दरिद्रता, धनवान। तो अब इसकी इंग्लिश लिखी है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स प्लीज बाय स्वीट टॉक, हेंस वन शुड ऑलवेज टॉक स्वीट, एज वाई देयर शुड बी अ पॉवर्टी इन टॉकिंग, एज वाई देयर शुड बी अ पॉवर्टी इन टॉकिंग। इस तरह से गरीबी जो है वो बोलने में नहीं होनी चाहिए, बोलने में तो अमीर ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे हर श्लोक में पूछे जाते हैं। एक पद देना, उत्तर देना, वन वर्ड आंसर। के तुष्यंती, कौन खुश होते हैं? इंसान। इंसान, तो इंसान को कहते हैं मानव। 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 कस्मिन दरिद्रता न भवतु, किसमें दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, किसमें गरीबी नहीं होनी चाहिए? बातों में। बातों में। वचने। वचने दरिद्रता न भवतु। पूर्ण वाक्य न उत्तर, फुल सेंटेंस आंसर। सर्वे मानवा कथम तुष्यन्ति, सभी लोग कैसे संतुष्ट होते हैं, सभी लोग कैसे खुश होते हैं? अच्छी बातों से। अच्छी बातों से। तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे सर्वे मानवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। कैसे खुश होते हैं? सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। जब भी उत्तर लिखना है तो ये क्वेश्चन वाला साइन और क्वेश्चन वाला शब्द ये दोनों हटा देने। सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन, है ना, प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। स्पेलिंग आप बुक से भी देख सकते हैं अच्छे से। तो अब उसके बाद देखते हैं, लिखा है अस्मिन् पदे तुष्यन्ति इति क्रियापदस्य कर्ता कर्तृपदम किम। तुष्यन्ति शब्द लिखा है, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होना, है ना, सेटिस्फाइड होना। गुस्सा। तो इसके लिए कर्ता कौन है? सर्वे, कर्ता कौन सा है इसमें? सर्वे। श्लोक देखते हैं एक बार फिर से, देखो श्लोक, आराम से देखो श्लोक। लिखा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। तो कर्ता कौन है इसमें? मानवाः। ठीक है, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही होता है, तो प्रथमा विभक्ति में मानवा है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो मानवाः क्या हो गया यहाँ पर? मानवाः। अब दूसरे में पूछा है संपन्नता,
संपन्नता इति पदस्य किम विलोम पदम पद्ये प्रयुक्तम। संपन्नता होती है अमीरी। अमीरी का विलोम शब्द इस पूरे श्लोक में कौन सा बताया गया? गरीबी। तो गरीबी को क्या कहा गया संस्कृत में? दरिद्रता। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक संख्या 3। कुल श्लोक जो हैं वो हैं 6 श्लोक। अब चौथा श्लोक पढ़ते हैं। चौथे श्लोक में लिखा है गच्छन पिपील को याति। ये श्लोक है, एक एक शब्द देखो। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि आगच्छन वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। और इसका अन्वय लिखा हुआ है। क्या लिखा है अन्वय? गच्छन पिपीलिकः लिखा है। गच्छन पिपीलिकः अपि योजनानां शतानि याति। गच्छन पिपीलिकः अपि योजनानां शतानि याति किंतु वैनतया अपि अगच्छन एकम न गच्छति। अब अन्वय भी मैंने बता दिया, लेकिन अभी इस श्लोक को पढ़ा नहीं है, तो चलो पहले श्लोक को पढ़ते हैं। जैसे गा के कैसे पढ़ना है, गा के इस तरह से पढ़ना है। ये श्लोक याद करने चाहिए और आपको क्लास में सुनाने चाहिए। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि आगच्छन वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। ये श्लोक हो गया। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि आगच्छन वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। इस तरह से इस श्लोक को बोला हमने। आप भी ऐसा बोलें बार बार। और देखो इसमें कुछ शब्द आए थे। पिपीलिकः याति, तो इसका बना हुआ है पिपीलिको याति। शतानि प्लस अपि शतान्यपि, और वैनतेयः प्लस अपि वैनतेयोपि, पदम प्लस एकम पदमेकम। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं, इनकी संधि होती है, जुड़ते हैं। दो शब्द मिलकर के जब एक शब्द बनता है तो उसको संधि बोलते हैं। तो यहाँ संधि होती है। अब देखो इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ दिया हुआ है, लिखा है हिंदी अनुवाद। चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन आगे चला जाता है। एक जो छोटी सी चींटी होती है वो भी अगर चलती है तो कितनी चलती है? सैकड़ों योजन, ठीक है, 100 ऑफ माइल्स। किंतु ना चलता हुआ तो गरुड़ भी एक कदम तक आगे नहीं जाता। जो गरुड़ जो है वो चलता नहीं है, तो अगर वो नहीं चलता तो वो एक कदम भी आगे नहीं जाता हो। तो ये श्लोक का अर्थ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है इवन एन एंट कैन मूव अहेड hundreds of miles but while not moving even the son of विनाता गरुड़, ठीक है, वैनतेय जिसको कहते हैं, डज नॉट गो इवन अ सिंगल स्टेप। तो यही जो है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो हिंदी में लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही अर्थ हुआ उसका। अब कहने का मतलब है अगर छोटी सी चींटी अगर चलने लग जाए तो सैकड़ों मील चली जाती है। और अगर गरुड़ जो है, गरुड़ बहुत बड़ा पक्षी होता है। अच्छा। जैसे जटायु हुआ है ना, बहुत बड़ा बलचर, वो इतना दूर दूर तक उड़ जाता है, लेकिन अगर वो ना चाहे तो वो एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। तो ये सब होती है बात चाहने की। तब कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए इनके क्वेश्चन पूछता हूँ इसी श्लोक के। श्लोक है, क्वेश्चन है कीदृशा पिपीलिका योजनानां शतानि गच्छति। कैसी चींटी 100 माइल्स चली जाती है अपने मन से। कैसी कीदृशा पिपीलिका योजनानां शतानि गच्छति। मन से चली जाती है। गच्छन पिपीलिका, कैसी पिपीलिका? गच्छन, जाती हुई, जा रही पिपीलिका, गच्छन पिपीलिका, ठीक है। और लिखा है ना गच्छन कहा एकम पदम ना गच्छति। ना जाते हुए कौन भी एक कदम नहीं चलता? गरुड़, जिसको यहाँ पर कहा गया है वैनतेय। क्या कहा है? वैनतेय। अब पूर्ण वाक्य न उत्तरते है, फुल सेंटेंस आंसर है। गच्छन पिपीलिका किम करोति। जाती हुई चींटी क्या करती है? वो जाती हुई चींटी, देखो लिखा है गच्छन पिपीलिका शतम योजनानि गच्छति। जो जाती हुई चींटी है वो 100 माइल्स चली जाती है। अब
गच्छन पिपीलिका अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। जाती हुई चींटी, यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है? यहाँ विशेषण है गच्छन। गच्छन। क्या है? गच्छन। तो गच्छन। गच्छति इति पदस्य पदे कर्तृपदम किम। गच्छति के लिए कर्ता कौन है यहाँ पर? कौन जाता है? इति नहीं, कौन जा रहा है? वैनतेय। वयन्ते। वैनतेय, वैनतेयः। ये देखो उत्तर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस पैसेज के कुछ प्रश्नोत्तर थे। अब उसके बाद वाला जो श्लोक है वो देख लेते हैं ज़रा, क्या है श्लोक, देखते हैं हम। ये बहुत सुंदर श्लोक है, बच्चे इसको बहुत बार बार बोलते हैं इस श्लोक को, क्योंकि ये श्लोक थोड़ा सा पसंद आता है बच्चों को। तो क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अक्षर जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, जैसे काकाः कृष्णः पिकः कृष्णः को वेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बहुत आसान श्लोक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए इसको बोलते हैं। इसको बोलना कैसे है वो भी बताता हूँ। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अन्वय इस तरह से, काकः कृष्णः भवति पिकः अपि कृष्णः भवति तर्हि पिक काकयो कः वेदः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः भवति पिकः पिकः भवति। कः वेदः, कः वेदः को यहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने को वेदः, ठीक है, को वेदः, को वेदः मतलब कः वेदः। तो ये था ये वाला श्लोक। इस श्लोक को मैंने गा करके भी आपको बता दिया, और इसका अन्वय जो था, अन्वय मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, अन्वय होता है श्लोक को सीधा करके लिखना। अब इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि कौवा भी काला होता है और नर कोयल भी काला होता है। फिर भला कोयल और कौवे में कैसा अंतर? कोयल की आवाज़ अच्छी है। हाँ, यही लिखा है, वसंत का समय आने पर कौवा कौवा ही पहचाना जाता है और कोयल मीठा गीत सुनाने वाली होती है। तभी पता लगता है कि ये कौवा है और ये कोयल है, क्योंकि बसंत के समय में कौवे और कोयल की पहचान हो जाती है। कौवा तो वैसा ही बोलेगा, लेकिन कोयल उस समय बहुत मधुर बोलेगी। The crow is black and cuckoo bird is also black. Then what is the difference between crow and cuckoo bird? When the spring season arrives, at that time one comes to know that a crow is a crow and cuckoo bird is a cuckoo bird. तो इस तरह से इसकी इंग्लिश थी। चलिए बढ़ते हैं, अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये इसके तो प्रश्नोत्तर भी बड़े आसान ही हैं। क्या है प्रश्न? देखिए लिखा है, काका की दिशा भवती, कौवा कैसा होता है? काला। काला। काले को क्या कहा था? काका कृष्णः। काका कृष्णा, कृष्णा क्या कहते हैं काले को? कृष्णा। जैसे कृष्ण पक्ष, काला पक्ष। कयो भेदः न दृश्यते, किन में भेद नहीं दिखाई देता है? कौवा और पिक काकयोः, पिक काकयोः। यहाँ एक ही शब्द था तो इसलिए आप वैसे लिखेंगे, पिक काकयोः। उसी तरह से लिखा है, पूर्ण वाक्य न उत्तर, फुल सेंटेंस। काका काका पिका पिका कदा गए थे। कौवा कौवा है, कोयल कोयल है, ये कब पता चलता है? स्प्रिंग सीजन। हाँ, वसंत समय, वसंत समय, वसंत समय में। तो आपको इंग्लिश में तो उत्तर नहीं लिखना है ना, आपको लिखना है संस्कृत में उत्तर। तो आपको कोशिश करनी है संस्कृत शब्द बोल के उत्तर दो आप उसका। ठीक है। आपको हिंदी शब्द बोल के या इंग्लिश शब्द बोल के तो आपको उत्तर नहीं देना है। तो अब उसके बाद बढ़ते हैं हम, बाद वाले क्वेश्चन में लिखा है, श्वेता इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। सफ़ेद के लिए, श्वेत के लिए विलोम शब्द कौन सा था? काला। काला। तो काला को क्या कहते हैं? कृष्णा। शाबाश। इस तरह से संस्कृत में जवाब देना बच्चे। अगर आप हिंदी में जवाब देते हैं, इंग्लिश में जवाब देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो उस तरह से लिखा है, काले इति पदस्य किम पर्याय पदम अत्र। काले, काल बोलते हैं समय को, तो काल के लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है समय, वसंत समय। तो काले मतलब समय, ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, समय, काले। तो उसके बाद यहाँ उत्तर भी दिए हुए थे इसके। बढ़ते हैं उसके बाद आगे। तो लिखा हुआ देखो, सब श्लोकों को सस्वर गाओ। सब श्लोकों को सस्वर गाना है। गाना मैंने आपको बता दिया कैसे गाना है। तो अब आपके लिए जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सारे बहुत आसान हो जाएंगे अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो। सब क्वेश्चन आंसर आपके लिए आसान हो जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
सभी क्वेश्चन आंसर आसान हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से पाठ को पढ़ते हैं तो आपके लिए सब क्वेश्चन आंसर्स आसान हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है।